को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव, जिसके लेखिका है तेत्सुको कुरोयानागी। ओके, तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको इस पाठ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि एक स्कूल था जापान का, जिसका नाम था तोमोए। एक अद्भुत स्कूल था ये, जिसमें कुछ बच्चे पढ़ते थे और उन बच्चों की ये कहानी है। ठीक है, जिसके लिए ये जो बच्चे थे उनका स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं था। उन जैसे कि पुराने ज़माने में पेड़ के नीचे जब बच्चे पढ़ते थे तो उन पेड़ों के नीचे ही ये बच्चों की शाला लगती थी और वो पेड़ ही उनकी शाला का एक हिस्सा थे। तो ये सभी बच्चों के लिए अपना एक एक पेड़ था, जिसको वो अपना संपत्ति मानते थे और इसी पेड़ पे वो बैठ करके पढ़ाई करते थे। तो और जो इस पाठ को लिखने वाली हैं लेखिका, वो भी इस स्कूल की ही छात्रा थी और उन्होंने इस पाठ में बताया कि ये जो स्कूल था तोमोए नाम का, यहाँ पे रेल के डिब्बे ही बच्चों की कक्षाएं होती थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ भी, स्कूल का गेट बना उसी से गेट बनता था, पेड़ की शाखा बच्चों के खेलने के लिए कोने होते थे। और इस प्रकार इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। ठीक है, तो इस स्कूल के विशेषता हमने आपको बताई और अभी आप आगे इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार इस पाठ में बच्चे अपनी शाला में अध्ययन करते हैं और किस प्रकार उनकी शाला यहाँ पे बताई गई। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों की कहानी है, जिसमें एक बच्चा जो रहता है उसे पोलियो हो जाता है, जिसका नाम रहता है यासुकी चान, और वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पैरों में इतना बल नहीं होता है कि वो पेड़ों पर चढ़ सके। इसीलिए उसने सारे बच्चों ने अपना अपना एक पेड़ निर्धारित कर रखा है, लेकिन उस बच्चे का कोई पेड़ नहीं है क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए उसने अपना कोई पेड़ निर्धारित नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके मित्र जो रहता है तोतो चान नाम का, जो उसका मित्र रहता है, वो उसे किस प्रकार पेड़ पे चढ़ने के लिए मदद करता है। तो देखिए, रीडिंग करूंगी मैं, साथ साथ आप भी रीडिंग में ध्यान दीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को ही था, ना ही यासुकी चान को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। जो तोतो चान था उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस बात की जानकारी उन्होंने अपने किसी बड़े बुजुर्ग को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करते या अपनी बात अपने बड़ों को बताते तो शायद उन्हें बहुत डांट पड़ती, क्योंकि तो यासुकी चान जो था वो पोलियो से ग्रस्त था और उसे पेड़ पर चढ़ाना बहुत खतरे से खाली नहीं था। इसकी परमिशन बड़े नहीं देते, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में बहुत बुत्सूर जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे। अब जो तोतो चान का जो पेड़ था वो बहुत ही खतरनाक टाइप का पेड़ था। उस पर चढ़ते थे तो बार बार बच्चों के पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कुछ 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अगर बच्चे अगर सावधानी से चढ़े तो ऊपर की दूर शाखा तक के पहुंच सकते थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, और जो ऊपर की जो द्विशाखा थी वो वहां पर जब पहुंच जाते बच्चे तो वहां पर उन्हें झूला रूपी वो शाखा मिलती और उसमें वो आराम से बैठ सकते थे। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर
तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क को चलते लोगों को देखा करती थी। तो चांद जो थी वो अक्सर खाने की छुट्टी में अपने पेड़ पर चढ़ जाती थी और ऊपर से नीचे का सारा नजारा देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता है। जैसे आप लोग क्लास में इंटर करने के पहले आप लोग मैं कमी मैडम करके पूछते हैं ना, उसी प्रकार वहां भी बच्चे अगर किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर अगर चढ़ना चाहते थे तो बकायदा उससे अंदर आने के लिए पूछते थे। यासुकी चान को तो पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यासुकी चान को पोलियो था और वो किसी भी पेड़ को अपना नहीं मानता था क्योंकि वो चढ़ ही नहीं पाता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। ठीक है। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। जब तोतो चान ने घर से निकली तो अपनी माँ से कहा कि वो यासुकी चान के घर जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उन्होंने माँ की आंखों में नहीं झांका, क्योंकि वो जानती थी वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल के माँ से जा रही थी क्योंकि वो तो जा रही थी अपने पेड़ पर और अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाने के लिए, लेकिन उसने क्या कह दिया अपनी माँ से कि वो यासुकी चान के घर जा रही है। अपनी नजरों पर जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रही रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। उसका जो भाई था वह रॉकी उसको स्टेशन पर छोड़ने आया था और तोतो चान अपने भाई को बताए बिना नहीं रह सकी। आखिर उसने उसे बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बड़ा लगता था। यासुकी चान जो था वह एक वर्ष यासुकी तोतो चान से बड़ा था और जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता वह उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा जो करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था। वह उत्तेजना में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। अब दोनों कुछ अनोखी घटना को अंजाम देने वाले थे, इसलिए दोनों हंस रहे थे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुशाखा तक पहुंच जाए। उसने एक सीढ़ी को लाया और सीढ़ी को लेकर आई तोतो चान और उसने उस पेड़ के सहारे से उस सीढ़ी को खड़ा किया जिससे कि चढ़ा जा सकता था। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने सीढ़ी को पकड़ा और यासुकी चान को कहा कि अब तुम धीरे धीरे चढ़ना शुरू करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को धीरे पीछे से धकेलने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी। अब क्या करे। क्या किया, तोतो चान ने उसको पहली सीढ़ी पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो चढ़ाने में असफल हो रही थी और यासुकी चान भी जब चढ़ नहीं पा रहा था वो भी अपने आप को हताश और निराश समझकर नजर झुकाए पड़ा था। अब तोतो चान को लगा कि इतना आसान नहीं है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना। अब वो सोच विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वो तो चाहती थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर जरूर चढ़े, उसकी इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे
बनाने पड़े। अब याशु की चांद भी बड़ा मन में उसकी उत्साह था चढ़ने के लिए, लेकिन वो भी चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसका भी चेहरा लटक गया, वो भी उदास हो गया। अब तोतो चांद ने उसे हंसाने की कोशिश की, तरह तरह के चेहरे में एक्सप्रेशन लाए, जिससे कि याशु की चांद थोड़ा सा मुस्कुरा दे। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब वो चौकीदार के पास के घर में फिर से दौड़ के गई, देखा कि शायद कुछ उसे मिल जाए, कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे इस समस्या का हल निकल आए। तो उसे तिपाई 3 पैरों वाली एक सीढ़ी मिली, जिसको वो लेकर दौड़ के गई और 3 पैरों वाली सीढ़ी को उसको पकड़ने की, थामने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो उसे उसको देख करके बड़ी खुशी हुई। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब उसने तो चांद ने याशु की चांद को कहा कि देखो ये तीन पैरों वाली जो सीढ़ी है, ये बहुत ही कामगार सिद्ध होगी, और इस पर तुम चढ़ना और डगमगाना, ये बिल्कुल भी डगमगाएगी नहीं, अर्थात हिलेगी डुलेगी नहीं, और इससे तुम आसानी से चढ़ सकोगे। उसे कहती कि अब तुम डरना बंद करो और बिना डर के तुम इस पर चढ़ना शुरू करो। याशु की चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा, तब उसने पसीने से तरबतर तोतो चांद को देखा। याशु की चांद को भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तब उसने दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय याशु की चांद को ऊपर चढ़ने में लगा। अब ऐसा ऐसा समय आया कि याशु की चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान याशु की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने अपने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी। मतलब तो इस तोतो चांद जो थी वो उसे चढ़ने में बाकायदा मदद कर रही थी। याशु की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वो ऊपर पहुंच गया। अंत में क्या हुआ कि उन दोनों की कोशिश कामयाब हो गई और याशु की चांद जो था वो पेड़ के ऊपर पहुंच गया और हुर्रे करके कहा उसने, मतलब खुशी से। जब खुश होके जब अपनी मंजिल जब प्राप्त कर लेता है कोई, तो बहुत खुशी से वो कुछ आवाजें निकालने लगता है, और उसने भी हुर्रे करके कहा। पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से दूसरी शाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर याशु की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। याशु की चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि याशु की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। अब क्या हुआ, पेड़ पर तो वो चढ़ गया, लेकिन उस विशाखा तक के नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि वो तो और ऊंचाई पर थी, है ना। लेकिन याशु तोतो चांद जो थी वो तो छलांग लगा के द्विशाखा तक पहुंच गई, और द्विशाखा से ही नीचे का नजारा देखा जा सकता था। जहां पर याशु की चांद पहुंचा था, वहां से नीचे का उतना ज्यादा कुछ नजारा नहीं दिखता था। ठीक है, इसीलिए वो निराश हो गई, पर वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर याशु की चांद भी रो पड़ेगा। वो रोई नहीं, उसने सोचा कि अगर मैं रोऊंगी तो याशु की चांद भी रोने लगेगा। उसने याशु की चांद की पोलियों से पिचकी और अपनी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक कि तोतो चांद उसके हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करूंगी। अब उन्होंने एक नया उपाय निकाला। उसने तोतो चांद ने याशु की चांद को कहा कि तुम ऐसा करो, पेड़ पर तुम ऐसे लेट जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा याशु की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख पड़ता। ये तो उन लोग बहुत खतरनाक काम कर रहे थे। किसी भी वक्त याशु की चांद नीचे गिर सकता था, और कोई भी बड़ा देखता तो डर जरूर जाता उनकी इस हरकत से। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर याशु की चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी याशु की चांद के लिए भी भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से याशु की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचाता रहा, और इतना जोखिम भरा काम वो लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी तोतो चांद को बड़ा साहस था, और वो इस काम को अंजाम दे रही थी। और उससे भी ज्यादा याशु की चांद में मनोबल था, ऊपर जाने का उसकी इच्छा थी, और दोनों ही एक दूसरे की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे।
काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा काटे और अंत में क्या हुआ कि वह ऊपर उसे खींच करके दुशाखा तक ले आई। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब जब अंत में पहुंच गए उन लोग ऊपर दुशाखा तक तो तोतो चान ने उससे कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। वह कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पूछा उसने, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। आज यासुकी चान ने तोतो चान की मदद से प्रकृति का वो सब नजारा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इसी खुशी में उसने पूछा तोतो चान से, क्या ऐसा ही होता है पेड़ पर चढ़ना? वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविजन में एक डिब्बा जैसा होता है। वो अपने घर की बता रही है कि मेरी जो एक बहन है वो अमेरिका में रहती है और उसके घर एक टेलीविजन है और उस टेलीविजन के बारे में उसकी बहन जब कभी उन्हें बताती है तो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बा की तरह होता है। उसके अंदर में कुछ लोग होते हैं जो कुश्ती लड़ते रहते हैं और घर बैठे ही बैठे आप कुश्ती देख सकते हैं उसमें। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। यासुकी चान जो चल भी नहीं सकता था वह उस टीवी की बात को सुनकर के बड़ा खुश हुआ कि किस प्रकार लोग घर बैठे बैठे लोगों को कुश्ती लड़ते देख सकते हैं। वह तो यह भी सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब टीवी के अंदर में बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, तो यासुकी चान का तो अब छोटी सी नन्हा सा दिमाग था तो वो सोचने लगी, अरे कुश्ती जब बड़े बड़े पहलवान टीवी के अंदर लड़ते हैं तो इतने मोटे मोटे पहलवान टीवी के अंदर कैसे समाते होंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। बोली कि पहलवान तो इतने मोटे मोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, कैसे टीवी के अंदर जाते होंगे वो लोग। लेकिन फिर भी उसको ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना यह पहला और अंतिम मौका था। इस प्रकार जब दोनों खुशी के मारे उछल रहे थे, खुशी के मारे उनके अंदर की भावनाएं हिलोरे मार रही थी और उनकी खुशी में ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी गीत गा रहे हैं, तो वहां पे यह प्रतीत होता है कि किस प्रकार तोतो चान ने अपने अपाहिज मित्र की मदद करके उसे उस खुशी का अनुभव प्रदान किया और कितना जोखिम भरा काम बड़े साहस के साथ वो करके उसने अपने अपने मित्र को दुनिया की वो सब खुशी दी जो सारे बच्चे ग्रहण करते थे। सिर्फ एक यासुकी चान था जो उस खुशी से वंचित था, लेकिन तोतो चान का ये मानना था कि कोई भी काम जो जोखिम भरा होता है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है और हर काम को अंजाम दिया जा सकता है, हर काम में सफलता पाई जा सकती है। अगर हार्दिक इच्छा हो तो हम उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक मित्र ने दूसरे मित्र की सहायता करके उसे एक अपूर्व अनुभव और एक अपूर्व खुशी का अनुभव कराया। ठीक है, अभी आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो इसकी कॉपी में आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।